करोड़पति भिखारी। शहर की पॉश कॉलोनी में बने हुए बड़े बड़े बंगलों के बीच एक छोटा सा मकान था जो दिखने में काफी बुरी हालत में लगता था। उस मकान के अंदर सेठ दीनाराम अपने परिवार के साथ रहा करता था। सेठ दीनाराम बहुत ही कंजूस प्रकृति का इंसान था। एक दिन सुबह सुबह दूध वाला दीनाराम के घर आया। अरे ये क्या भैया, दूध इतना महंगा कर दिया? अरे सेठानी जी, पूरे शहर में दूध का यही भाव है, आपको महंगा क्यों लग रहा है? अगर ऐसी बात है तो कल से सिर्फ आधा लीटर दूध लेकर आना। अरे सिर्फ आधा लीटर? इतना भरा पूरा परिवार है आपका, अरे भला आधा लीटर दूध में कैसे काम चलाओगे? अरे तो क्या हुआ, पानी मिलाकर भी तो दूध को बढ़ाया जा सकता है ना। ये सब मैं कर लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। कल से सिर्फ आधा लीटर दूध ही लेकर आना। अरे ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। कुछ देर बाद दीनाराम का पड़ोसी सेठ धनीराम उनके घर आता है। नमस्ते दीनाराम जी, कैसे हैं आप? अरे आइए धनीराम जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए कैसे आना हुआ? अरे सेठ जी, आपके घर के बाजू वाली दीवार पूरी तरह से खराब हो चुकी है, किसी भी वक्त टूट कर गिर सकती है। उसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाते? अब क्या बताऊं भाई, व्यापार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? अभी पिछले महीने ही तो आपकी दुकान पर लाखों का माल आया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अरे भाई, अगर व्यापार में घाटा होता तो आप इतना माल कैसे मंगवा लेते? अरे तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपना सारा पैसा इस घर की मरम्मत में खर्च कर दूं। मैं तो बस आपको सलाह देने आया था। आप इतने पैसे वाले सेठ हैं, जरा अपने घर की हालत ठीक करवा लीजिए भाई, अच्छा नहीं लगता। क्या फर्क पड़ता है धनीराम जी, घर ही तो है, कौन इतना पैसा खर्च करे? अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, चलता हूँ मैं। अजी सुनते हैं, हमारे बेटे महेश की शादी के लिए कहीं से रिश्ता ही नहीं आता, जाने क्या बात है। अरे चिंता क्यों करती हो, जब रिश्ता होना होगा अपने आप हो जाएगा। और वैसे भी मेरे पास कल ही एक फोन आया था, लड़की वाले हमारे घर आएंगे अपने महेश को देखने। हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं जल्दी से कुछ मिठाई और नाश्ता मंगवा कर रख लेती हूँ उन लोगों के लिए। अरे कोई जरूरत नहीं, जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाता तब तक मिठाई और नाश्ता खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेकार में ही फिजूल खर्ची करने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला। एक बार रिश्ता तय हो जाने दो, फिर हम उन्हें चाय पिला देंगे। अगले दिन दीनाराम के बेटे महेश को देखने लड़की वाले आते हैं और उनके मोहल्ले में पहुंचकर बाहर खड़े एक आदमी से सेठ दीनाराम का पता पूछते हैं। अरे भाई साहब सुनिए तो जरा, यहाँ इस मोहल्ले में सेठ दीनाराम जी रहते हैं ना, उनका घर कौन सा है? अरे यही तो घर है जिसके सामने आप खड़े हुए हैं, यही रहते हैं दीनाराम जी। इस घर में? लेकिन हमने तो सुना था वो बहुत पैसे वाले बड़े सेठ हैं। इस घर को देखकर तो किसी झोपड़े वाली फीलिंग आती है। अरे भाई साहब, दीनाराम जी का घर यही है, आप अंदर जाकर उनको मिल सकते हैं। और रही बात उनके घर की, तो उसे तो भाई कोई नहीं बदल सकता, ऊपर वाला भी नहीं। अजी सुनते हैं, इन लोगों का घर देखने में ऐसा है, हमारी बेटी यहाँ कैसे रहेगी? मुझे तो लगता है हमें वापस चलना चाहिए। अरे नहीं, एक बार मिलने में क्या बुराई है। क्या पता उनका घर इस तरह टूटा फूटा होने के पीछे कोई वजह हो, उनका घर कहीं और बन रहा हो और वो लोग यहाँ कुछ समय के लिए रहने आए हों। ये सोचकर लड़की के माँ और पापा सेठ दीनाराम से मिलने के लिए उनके घर के अंदर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर सेठ दीनाराम के घर की स्थिति देखकर वो लोग काफी हैरान थे। ये मेरा बेटा महेश है, बहुत ही गुणी और संस्कारी है हमारा बेटा। महेश बेटा, तुम क्या काम करते हो? जी मैं अपने पापा के साथ उनका व्यापार संभालता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं भाई साहब? हाँ पूछिए ना, क्या बात है? क्या आप कहीं और घर बना रहे हैं? मेरा मतलब आप इतने बड़े लोग हैं और इतने छोटे से घर में रहते हैं। अरे नहीं बहन जी, हमारा तो हमेशा से यही घर है और किसी दूसरी जगह हमारा कोई घर नहीं बन रहा है।
महेश बेटा, शादी के बाद तुम तो किसी दूसरे घर में रहोगे ना? अरे भाई साहब, आप तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही मेरे बेटे को भड़का रहे हैं अलग रहने के लिए। देखिए, हम इसी घर में रहते हैं और इसी तरह से रहते हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो रिश्ता जोड़िए, वरना हमें कोई परेशानी नहीं है। ए जी चलिए, यहाँ इतने करोड़पति लोग होते हुए भी उनका रहन सहन भिखारियों के जैसा है। भला ऐसे घर में कौन अपनी बेटी का रिश्ता तय करेगा? जाने से पहले 500 रुपए देकर जाइए। 500 रुपए? भला वो किस बात के? अरे अभी कुछ देर पहले जो आपने मिठाई नमकीन खाए हैं और चाय पी है, उसका खर्चा कौन देगा? अरे किस तरह के लोग हैं ये, हमसे खर्चा मांग रहे हैं। आप लोग तो भिखारियों से भी बदतर हैं। जानती है बहन जी, दूध कितना महंगा हो गया है। अब अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता हमारे घर में करते तो समझ में आता था, लेकिन इस तरह किसी अनजान को मिठाइयाँ और चाय परोसने का मुझे कोई शौक नहीं है। पैसे लगते हैं हर बात के। ये लीजिए आपके 500 रुपए। आप जैसे लोगों से तो भगवान बचाए। अच्छा हुआ जो पहले ही पता चल गया कि आप किस तरह के लोग हैं। अरे जाइए जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ पापा, ये आपने क्या किया? आपको इस तरह उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे बेटा, तुमने उनकी बात नहीं सुनी? क्या कह रहे थे वो? पापा, वो लोग सच ही तो कह रहे थे। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारा रहन सहन भिखारियों जैसा है। क्या हम दूसरे लोगों की तरह अच्छे तरीके से नहीं रह सकते? अरे महेश बेटा, पैसे की बचत करनी चाहिए। इस तरह फिजूल खर्ची करना कोई समझदारी का काम नहीं है। अगर आप लोगों को इस तरह रहना है तो आप रहिए। आज मुझे महसूस हो गया है कि लोग हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, और मैं अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम ये घर छोड़कर जा सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। महेश अपने माँ पापा से नाराज था, लेकिन वो समझ गया था कि उसके पापा अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए वो चुपचाप घर के अंदर चला गया। कुछ ही दिनों के बाद दीनाराम बीमार हो जाते हैं। क्या हुआ पापा? इस तरह अचानक आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? अरे बेटा, वो कल दूध थोड़ा सा खराब हो गया था। मैंने सोचा फेंकने से बेहतर है कि तुम्हारे पिताजी को ही दे देती हूँ। लगता है वो खराब दूध पीने से इनकी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? आपको वो दूध फेंक देना चाहिए था। अब देखो, तुम्हारे पापा ने ही मुझसे कहा था कि मैं वो दूध ना फेंकूं, और मुझे क्या पता था कि उसके पीने के बाद इनकी तबीयत इस तरह खराब हो जाएगी। मैं पापा को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता हूँ, वहाँ उनका अच्छे से इलाज होगा तो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगे। और नहीं, अस्पताल में इलाज का बहुत खर्चा आता है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम किसी सरकारी अस्पताल से जाकर मेरे लिए दवाइयाँ ले आओ, और ध्यान रखना दवाइयाँ ज्यादा महंगी ना हो। अरे पापा, कम से कम अपनी सेहत के लिए तो पैसे खर्च कर लो। अरे बेटा, ये डॉक्टर ना बिना बात के बहुत सारी फीस ले लेते हैं। अरे कुछ नहीं होता इनके इलाज से। लेकिन महेश जिद करके अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए ले जाता है। कौन है ये आदमी? इसकी हालत देखकर तो लगता नहीं कि इस हॉस्पिटल का खर्चा उठा पाएगा। किसने एडमिट किया है? अरे डॉक्टर साहब, ये शहर के बहुत बड़े सेठ जी हैं। अरे लेकिन इनके कपड़े और हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भिखारी है। डॉक्टर दीनाराम के पास जाता है। सेठ जी, मैं आपका इलाज तो कर रहा हूँ, लेकिन एक सलाह आपको देना चाहता हूँ। आपको अपनी हैसियत के हिसाब से अपना रहन सहन भी बदलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपकी तबीयत खराब खाना खाने की वजह से हुई है। आप सही कहते हैं डॉक्टर साहब। इतना पैसा होते हुए भी मैं हमेशा गरीबों की तरह जिंदगी जीते आया हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मुझे भी दूसरे लोगों की तरह अपने बच्चों की और खुद की देखभाल करनी चाहिए, अच्छे तरीके से रहना चाहिए। अपने पापा की बात सुनकर महेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि अब उसके पापा की सोच बदल गई।